अदरवाइज इसके ऊपर मेरी एक नई बुक आने वाली है, उसमें 8 चैप्टर्स हैं, 500 पेजेस की बुक। अच्छा जी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। वो है कि आपके पास एक लाइन होती है, इस तरह की जो लाइन लाइन लगी हुई है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसके जीरो से शुरू होती है लाइन। एक मिनट, जो लाइन जीरो से शुरू होती है 14 तक जाएगी। वैसे इसमें ना -4 आपकी बुक में लिखा हुआ है, -4, और 14 तक जाती है। कहां तक? 14 तक। लेकिन आप पहले अंडरस्टैंड कर लें कि दो तरह के आपके पास एटम्स हैं, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। कार्बन का जो एक आइसोटोप है जिसको हम कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन, कार्बन का जो एक एटम है उसे हम कहते हैं आइसोटोप है कार्बन 13। ये दो बेसिक स्पेक्ट्रम जो एनएमआर हैं वो हम पढ़ते हैं बेटे, ठीक है? पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये दोनों होते हैं इसलिए हम इन दोनों को ही पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट वो ये है कि इसमें जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 14 तक, और ये उल्टी होती है। 0 इधर से शुरू नहीं होगा, 0 इधर से शुरू होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। वैसे आपकी बुक में -4 लिखा हुआ है तो हमें कोई मसला नहीं -4 यूज करने में, वी डोंट केयर, हम यूज कर सकते हैं। बुक वाली चीजें इसलिए कह रहा हूं कि बुक में रेफरेंस आपको वो चेक करते होते हैं। कार्बन 13 में 0 से शुरू होता है और 240 तक जाता है, ठीक है? यहां तक अंडरस्टैंड हो गया? इसमें एक्स एक्सिस हम शो करते हैं, वाई एक्सिस होती इंटेंसिटी है, अक्सर शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर देखें, यहां पे इस वाई एक्सिस पे कुछ चीज नहीं लिखी हुई है, लेकिन इस पे पीपीएम लिखा हुआ है। यहां पे वाई एक्सिस पे मेंशन है लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ, मेंशन है कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ इंटेंसिटी लिखी हुई है, ठीक है? सो अक्सर हम वाई एक्सिस की लिखती नहीं है, लिखते ही नहीं है, नहीं लिखते। सो वाई एक्सिस होती है इंटेंसिटी, कितनी हाइट पे गया। एक्स एक्सिस क्या है? केमिकल शिफ्ट। क्लियर? हाइड्रोजन कार्बन 0 से 14, 0 से 240 कार्बन तक। अब होता क्या है, ये जरा इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा। राइट साइड पे वो सारे कंपाउंड आते हैं जो कि शरीफ हैं। क्या है? शरीफ। शरीफ से मुराद जिनके साथ किसी का कोई मसला नहीं है, मतलब सिंपल अल्काइल ग्रुप से, या आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो लगे हुए हैं, कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट लेफ्ट साइड पे वो ग्रुप्स आएंगे जिनके साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। लेफ्ट पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग, राइट पे जो है ना वो लेफ्ट इधर राइट, ठीक है? क्योंकि मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूं। तो लेफ्ट साइड पे जो है वो क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। विदड्रॉइंग का मतलब क्या कि अल्डिहाइड है, वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन रही है। ऑक्सीजन है तो वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो कार्बन भी इस साइड पे आएगा, हाइड्रोजन भी इस साइड पे आएगा। समझ आ गया? अच्छी बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जो ओ के साथ एच लगा हुआ है, ये ज्यादा आगे चला जाएगा। अब ना यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब इसकी बेस पे इसकी बेस पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि एक खास जगह पे आते हैं, जिस तरह आईआर में था उस तरह इधर भी होते हैं। पहले सैचुरेटेड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले और डबल बॉन्ड वाले समटाइम आगे भी आते हैं। और फिर एक्स ग्रुप के कोई भी एक्स ग्रुप लगा हुआ है हेलोजन का या ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स साथ साथ आते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। एरोमेटिक रीजन आएगा, उसके बाद फिर एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। बस इस मूव करने को, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे मूव करने को कहते हैं केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट। ये कहां से शिफ्ट हो रहा है? ये पॉइंट 0 से शिफ्ट हो रहा है,
और 0.0 में क्या होता है? 0.0 में होता है टीएमएस। टीएमएस क्या होता है? एक रेफरेंस है, ठीक है। एक रेफरेंस से कोई मॉलिक्यूल कितना शिफ्ट कर रहा है वो कहलाती है केमिकल शिफ्ट। हाँ, सो एनएमआर एक टेक्निक है जिसमें हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमें ये पता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन का जो स्पेक्ट्रम है वो 0 से 240 तक होता है, हाइड्रोजन का -4 से 14 तक होता है। लेफ्ट टू राइट जब भी हम आते हैं तो अच्छा, तो लेफ्ट साइड पे सॉरी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। राइट साइड पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना लेफ्ट पे जाएगा, जितने विदड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना राइट पे जाएगा। इस लेफ्ट राइट को जाने को कहते हैं केमिकल शिफ्ट। और बेस क्या है? टीएमएस 0 पे। टीएमएस क्या होता है? सिलिकॉन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। अब सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर टाइप है, या आप कहने के इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन जब दे देंगे इनको तो इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच मेटल है, अब मेटलाइट कह लें, तो जिसकी वजह से ये भाई साहब जो है ना वो उधर ही रहते हैं। हाँ, मुझे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिला होगा। अब आते हैं थ्योरी पे। अब यहां तक क्लियर होगा ना? यहां तक क्लियर हो गया? यहाँ पे कुछ बातें और भी हैं जो मैंने आगे आपको बतानी है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल पीक आती है तो वो किस किस्म की पीक होती है, 2 पीक्स आती हैं तो वो किस किस्म की होती है, वो आगे सारी सारी डिस्कशन है। सो एनएमआर क्या है? एनएमआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। किसको? न्यूक्लियाई को। यूवी विजिबल में क्या होता था बेटे? यूवी विजिबल में एक इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर स्टेट से अपनी हायर स्टेट में जाता था। अपनी लोअर स्टेट में अपनी हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता था। क्या होती थी? ट्रांजिशन होती थी। हम क्या करते थे उसमें? यूवी विजिबल यूज करते थे, लाइट। इस केस में क्या होता है? इस केस में न्यूक्लियस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, न्यूक्लियाई जाता है। पहली बात। सिंपल और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में लिखा हुआ है रीओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। reorientation of atomic nuclei with non-zero nuclear spin in an external magnetic field। कितना मुश्किल करके लिखा है भाई। सिंपल इसकी वर्डिंग पे जाओ। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब कभी भी डेल्टा ई मिल जाए, डेल्टा ई ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बाहर से मिल रही है और ये फ्रीक्वेंसी जो मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको मिलने को कहते हैं रेजोनेंस। दो जब एक जगह एक हाइट की फ्रीक्वेंसीज आपस में मिलेंगी उसे रेजोनेंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन था यूवी में, अब क्या है? न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई है। एक न्यूक्लियाई यहां से ऊपर दूसरे न्यूक्लियाई में जाएगा। इसके दरमियान क्या हो रही है? इसके दरमियान हो रही है ट्रांजिशन। ये क्या हो रही है? ट्रांजिशन हो रही है। इस ट्रांजिशन में अब न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है। तो रीओरिएंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज होती है जी? रेडियो वेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। उसकी रेंज क्या है बेटा? 4 से 9000 मेगाहर्ट्ज होती है। मेगाहर्ट्ज क्योंकि थोड़ा सा बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है। डिपेंड ऑन द आइसोटोपिक नेचर ऑफ न्यूक्लियस, फिर वो सारा कुछ हमें उसमें कोई गर्ज नहीं है। एनएमआर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एनएमआर बताता है केमिकल इन्वायरमेंट किसी चीज का क्या है, ये बताएगा भाई कि अरसलान बैठा हुआ है, उसके साथ कौन बैठा हुआ है, उसके सामने कौन बैठा हुआ है, उसके इस तरफ कौन बैठा हुआ है, अच्छा सामने कितने लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं, सारा एनएमआर बताता है। सारा एनएमआर बताता है। इसीलिए ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है आगे जाके। एनएमआर जो है ये हाईली कैरेक्टरिस्टिक है। फंक्शन ग्रुप भी इसके अंदर क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक टेक्निक है जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसमें न्यूक्लियाई होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और रेजोनेंस होती है। न्यूक्लियाई आपस में एक लो और हाई स्टेट में होते हैं, ठीक है। ये स्टेट का गैप डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है।
मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, गैप ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, गैप कम होगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा, इसको एनर्जी चाहिए यहां से जंप करके यहां आने के लिए, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी से मिल जाए, इस दोनों के मिलने को रेजोनेंस कहते हैं। और एनएमआर बताता क्या है? एनएमआर बताता है केमिकल इन्वायरमेंट किसी भी कंपाउंड का, और फंक्शन ग्रुप भी बताता है। और इसमें रेडियो वेव्स की रेंज कितनी है? 4 से 900 मेगा हर्ट्स। खत्म। सो प्रिंसिपल क्या है? सारा मैंने बता दिया, एक दफा रीड करने वाली बात है कि ऑल दोज न्यूक्लियाई विद न्यूक्लियर मैग्नेटिक मैग्नेट और एनएमआर एक्टिव, ये मैं पढ़ाऊंगा एनएमआर एक्टिव क्या होता है, अभी इस पे हम बात नहीं कर रहे। जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, वो न्यूक्लियाई अपने आप को रेंडमली ऐसे घूम फिर रहे होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वो अलर्ट हो जाते हैं, दो स्पिन स्टेट में आ जाते हैं। जब वो दो स्पिन स्टेट में आएंगे, अब उन दो स्पिन स्टेट में एक लोअर स्टेट बन गई, एक हायर स्टेट बन गई, ठीक है। पहले ऐसे मोज में घूम घूम फिर रहे थे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आई तो एक फील्ड की एक क्या बना बेटा? एक स्टेट बनी लोअर और एक फील्ड क्या बनी? हायर, ठीक है। एक फील्ड क्या होगी? हायर। अब ये एक गैप क्रिएट हो गई, आगे तस्वीर में भी दिखाया गया ये वाला, कि एक स्टेट क्या है बेटा? एक स्टेट बन गई लोअर स्टेट और एक स्टेट क्या बन गई? हायर स्टेट, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये जो दोनों स्टेट में बना है, इसमें अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, यानी कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स correspond टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी बाय अब्सॉर्बिंग सेम एनर्जी, जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी अब्सॉर्ब न्यूक्लियाई क्या क्या करता है? पहले ऐसे था, अब यहां से ऊपर जाके एस स्टेट में आ जाता है। ऐसे ऐसे था, अब स्टेट से हाई स्टेट में गया, हाई स्टेट में गया तो वो अपने आप को बदल रहा है, कलाबाजी लगा रहा है, फ्लिप कर रहा है, तो इसको न्यूक्लियर फ्लिप कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे इसे क्या क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फ्लिपिंग कहते हैं, न्यूक्लियर फ्लिपिंग, सॉरी। तो बाय अब्सॉर्बिंग सेम एनर्जी टू फ्लिप देयर स्पिन, वो अपने स्पिन फ्लिप करके ऊपर चला जाता है। व्हेन स्पिन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, तो वो फ्रिक्वेंसी निकालती है, जब वो फ्रिक्वेंसी निकालती है तो फिर अब हम उसे नोट कर लेते हैं। तो आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि भाई दो एनर्जी बनती हैं, एक हाई एनर्जी लेवल बनता है, एक लो एनर्जी लेवल बनता है। कोई इलेक्ट्रॉन या एटम यहां से ऊपर जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन करता है, और वापस जब आता है तो वो एमिशन करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन करे तो कहलाती है यूवी विजिबल, अगर ये न्यूक्लियस करे तो कहलाते हैं एनएमआर, ठीक है। एनएमआर में एक बात अच्छी है कि एनएमआर में इसकी जो गैप है वो हम बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के, जितनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी उतना गैप बढ़ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से होते हैं भाई? इसके लिए ना एक सिंपल जुगाड़ याद कर लें पहले। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हर वो न्यूक्लियस जिसका मैस नंबर ऑड हो। ऑड से मुराद क्या होता है? मतलब 1 2 3, सॉरी 1 3 5 7 9, ऑड हो, और उसका जो चार्ज नंबर है वो क्या हो आपके पास? इवन या ऑड, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, मैथ से गर्ज है। पहले मैथ से गर्ज है, मैथ कितना होना चाहिए? ऑड। एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? इवन ऑड, हमें कोई मसला नहीं। सो वो क्या होगा? जिस वो उसकी कोई ना कोई स्पिन क्वांटम नंबर होगा, स्पिन क्वांटम नंबर को याद है? चलिए, कोई ना कोई उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और वो एनएमआर एक्टिव होगा। वो क्या होगा जी? एनएमआर एक्टिव होगा। क्यों भाई? एक मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो मैग्नेट के आने से चेंज होगा ना, ये अंडरस्टैंड कर लेना। एक मैग्नेट हम करीब किसी के लेके आ रहे हैं, मैग्नेट के लिए एक्टिव नहीं है, बैठा हुआ स्क्रीन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क नहीं पड़ता? उसको फर्क नहीं पड़ता जिसका मैस भी इवन हो और एटॉमिक नंबर भी इवन हो, लाइक कार्बन 12। इवन इवन मैस वालों का स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है और वन नंबर इनएक्टिव होते हैं। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एक्टिव। अब एग्जांपल, हीलियम 4, हीलियम 4, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, सल्फर 32, 32 16 है, ये 8 18 है, ये 8 18 है,
ये 2, ये सारे क्या हैं, इवन 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 वाले। तो ये सारे क्या हैं जी, इसका I0 है, ये सारे NMR इनएक्टिव हैं। ठीक है। फिर कार्बन 13, 15 ये सारे जो है ना NMR एक्टिव हैं, ये भी NMR एक्टिव है। ठीक है। सो अब पढ़ने में मजा आएगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्टिव न्यूक्लियर आर दोस प्रोसेसिंग अ प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पिन, thereby a charged nucleus spin about an axis and generates its own magnetic field। वो छोटा सा खुद मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड जब उसके ऊपर अप्लाई होगी तो वो फिर चेंज होगा। एग्जाम्पल उन्होंने दी है कार्बन 13, सॉरी 19, फास्फोरस 31, ये सारी एग्जाम्पल उसी के अंदर शामिल हैं। वाइल टू बी NMR एक्टिव, आपका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? I डज नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक जीरो होगी तो फिर वो उस पर बिहेव करेगा। एटम्स विद बोथ ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड ऑड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एग्जिबिट हाफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, वो हम अभी देख चुके हैं। इवन और वो हमने पढ़ा ना, ये वाला सारा। दीज एटम्स आर NMR एक्टिव। तो याद भी रख लें कौन कौन NMR एक्टिव है, कौन कौन NMR एक्टिव नहीं है। थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पहले BSc में भी नहीं था, होता डायरेक्ट MSc में होता था, FSc में आ गया, इसलिए इट टेक्स टाइम टू अब्सॉर्ब। अच्छा जी, जब कभी भी NMR हम करते हैं तो हम ना अपने कंपाउंड में ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट ऐड करते हैं। अभी ड्यूट्रेटेड क्या होता है? ये प्रोटॉन का ना आइसोमर होता है, हाइड्रोजन का क्या है, एक दूसरा आइसोटोप होता है, आइसोमर नहीं सॉरी आइसोटोप होता है। H2 कहते हैं इसको, इसको H21 लिखते हैं, ये होता है ड्यूट्रियम। एक होता है 3H1, ये होता है ट्रीट्रियम। और एक होता है 1,1, ये होता है प्रोटॉन। ये नंबर एक्टिव है, ये नंबर इनएक्टिव है, ये भी एक्टिव है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। सो ड्यूट्रेटेड जो होता है सॉल्वेंट स्पेशली यूज फॉर NMR। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें हाइड्रोजन का NMR लेना होता है, तो नॉन हाइड्रोजन हमें जो है ना वो सॉल्वेंट्स फॉर एग्जांपल वो हम यूज अगर ना करना चाहें तो हम ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट का फायदा ये है कि इसकी जो हाइड्रोजन की पीक है वो कम आती है, क्योंकि सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो फिर जब ड्यूट्रेटेड यूज करेंगे तो वो फिर उतना पीक्स नहीं आएंगी। आती हैं 98.9% जो है ना वो आपका क्या होता है, ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट होता है। बाकी 0.2% हाइड्रोजन होता है, थोड़ी बहुत पीक्स आती हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता, सदा नंबर खराब नहीं होता। सो एक तो याद रखिए कि NMR प्रोटोन NMR करने के लिए हमें ड्यूट्रेटेड सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है। दूसरा, TMS एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं, टेट्रा मिथाइल साइलेन। इसके ऊपर ना एक दफा फेडरल बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट द रोल ऑफ TMS? कोई ऐसा ही था। TMS is a tetrahedral molecule with all proton being chemically equivalent। ये क्या लफ्ज यूज किया है, केमिकली इक्विवेलेंट? केमिकल इक्विवेलेंट, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, ये बड़े लंबे कॉन्सेप्ट हैं। आप सिंपल ये समझ लें कि सारे जो है ना वो एक एटम के साथ जुड़े हुए हैं। सारे CH3 जो हैं उसके क्या, इस CH3 इधर भी एक CH3 इधर भी एक CH3 सामने ऐसा ही है, हर CH3 के साथ ऐसा ही है। तो मतलब सारे जो है ना वो क्या है, एक ही घर में है, एक ही जगह पे हैं। इसको कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंस। अभी तक ये समझ लें। हाईली शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकॉन, वो इलेक्ट्रॉन देता है, गिविंग वन सिंगल सिग्नल यूज टू डिफाइन केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या है? 0। हाँ, अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप किसी को स्टैंडर्ड यूज करोगे तो उसको 0 करोगे, उसके मुताबिक बाकियों को देखोगे कि अच्छा अगर 1 फुट इतना होता है, फॉर एग्जाम्पल इतना होता है, तो फिर ये जो इस पूरी लेंथ की है ये क्या है, इसके मुताबिक ये क्या होगा, ये 3 फुट होगा। तो ये इसके मुताबिक 3 फुट क्यों है? क्योंकि ये 1 है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो फिर कहूंगा कि ये क्या है, ये 1 2 3 थ्री टाइम्स है इसके। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये फिर क्या होगा, 3 गुना इससे आगे जाएगा। 1 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो एक ही बात है। तो ये 0 पे रखा हुआ था हमने, 0 से ये शिफ्ट करके जाता है आगे।
प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में 14 से -4 तक ppm जाता है और स्पिन स्पिन कपलिंग होती है प्रोटॉन के अंदर, वो हमारा एक अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा। टीएमएस क्या है? स्टैंडर्ड है। इसमें केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं 12 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं? 12 प्रोटॉन होते हैं। शील्डेड होते हैं सिलिकॉन से। केमिकल शिफ्ट वैल्यू 0 होती है इसकी। प्रोटॉन जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं जी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल शिफ्ट होती है। और टीएमएस हमेशा 0 होता है, इसका कोई ताल्लुक और किसी चीज से नहीं है। न्यूक्लियर फ्लिपिंग, ये हमने पहले पढ़ लिया है, क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है कि एक न्यूक्लियस जहां पे है इस तरह की स्पिन है, ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, स्पिन अपनी चेंज कर लेगा। इफ अ न्यूक्लियर इज रेडिएटेड, मतलब उससे हमने एनर्जी दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर का मतलब जो एनर्जी गैप है उतना आपने दे दिया उसको, जंप कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। एंड फ्लिप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी स्टेट, दिस इज कॉल्ड स्पिन स्पिन फ्लिपिंग। क्या क्या कहते हैं इसको बेटा, ये लफ्ज यूज करते होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लफ्ज है, स्पिन फ्लिपिंग, या स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं, या न्यूक्लियर स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं। ठीक है जी। सो इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड केमिकल शिफ्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में आप याद कर लें जी, केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन आएगी। व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम या एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द स्टैंडर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। देखें स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड था 0। क्या था? टीएमएस 0 पे था। इससे कितना मुड़ के इधर आए हैं लेफ्ट साइड पे, वो केमिकल शिफ्ट है। केमिकल ने 0 से कितना शिफ्ट किया, केमिकल शिफ्ट है। इसको लिखते हैं पार्ट पर मिलियन, पीपीएम में लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? पार्ट पर मिलियन में लिखते हैं। एंड इज अ की ऑफ इज अ की प्रॉपर्टी फॉर डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो रिक्वायर होती है उसको, आपको डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ जाएगी, तो फिर उसकी जो लाइंस हैं वो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। द नंबर ऑफ पीक्स टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट। नंबर ऑफ पीक्स क्या बताती हैं, कितने इन्वायरमेंट डिफरेंट हैं हाइड्रोजन एटम के, इसमें बात करते हैं। रेशियो ऑफ एरिया अंडर द कर्व जो होते हैं ना, वो बताती है कि कितना। इसमें ना यहाँ भी एक लाइन शो होती है ऐसे करके ना, इंटीग्रेशन लाइन 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 होती है। ये ना इन्होंने डॉक्टर यूनुस से कॉपी किए, पहले से करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। मेरी बुक से कर लेते तो मुझे मसला नहीं था। खैर हमें काफी ज्यादा ब्लरी आ रहा है। सो यहाँ पे जो हाइट है ना, अगर फॉर एग्जांपल इसकी हाइट 2 है तो इसकी हाइट क्या होगी 3। ये एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो बताता है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ, हाँ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर ये 2 हैं तो वो फिर 3 होगा, फिर एक को स्टैंडर्ड बना के बाकी हम निकाल लेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं बात कर रहा, सिंपल ये बात है। केमिकल शिफ्ट ये है 0 से कोई मॉलिक्यूल कितना शिफ्ट हुआ, समझ आ गया। फिर जितने जितनी पीक्स हैं उतने उतने उसके डिफरेंट एनवायरनमेंट हैं। ठीक है, फिर हर एनवायरनमेंट की जो हाइट है या एरिया है वो बताता है कि कितने इसके अंदर हाइड्रोजन है, बस। अब फॉर एग्जांपल इथाइल क्लोराइड का जो अगर हम देखें तो इथाइल क्लोराइड में होता क्या है, जरा ये चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इथाइल क्लोराइड, जरा मैं इसको यहां ड्रॉ कर लेता हूँ। इथाइल क्या होता है, एच एच एच, ये क्या है, CH, मजा नहीं आ रहा होगा, यहां ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह क्या लगा हुआ बेटा, क्लोरो लगा हुआ। अब मुझे बताएं, इस हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, एक साथ ये हाइड्रोजन है, एक उसके पीछे हाइड्रोजन है, इधर इधर कार्बन है। एग्जैक्ट इसका भी तो यही है ना, एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक कार्बन एक, इसका भी तो यही है। मतलब ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं ये एक तरह के इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे जी, ये तीनों क्या हैं, एक जैसे हैं। और एक जैसे के लिए हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, दोबारा,
इनको अगर देखें दूसरे वाले हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इसके केस में नहीं था, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सिर्फ कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये और ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ये हाइड्रोजन उसी इन्वायरमेंट में है जिस इन्वायरमेंट में है, इसको कहते हैं इन्वायरमेंट। मतलब तुम यहां खड़े हुए हो, अब इस हाइड्रोजन के सामने कार्बन है, उधर क्लोरीन है, इधर जो है ना वो एक कार्बन है। दूसरे हाइड्रोजन की तरफ देखो, उसके पास एक क्लोरीन, एक कार्बन, सामने कार्बन, तो वो दोनों क्या है, हाँ, दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है। अब क्लोरीन तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन को देखा जाएगा, कार्बन स्पेक्ट्रम में सिर्फ कार्बन को देखा जाएगा, वो अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ लगी, अच्छा सर ने कहा है कि ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, क्यों, क्योंकि इनके आगे पीछे सारे एक जैसे हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं क्योंकि इनके आगे पीछे सारे एक जैसे हैं, तो मतलब हमारे पास एक CH3 जो है उसकी पीक आएगी और एक CH2 जो है उसकी पीक आएगी। नाउ ये जो, अच्छा यहाँ पे ना ये जो झुरमट है या जो 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 इकट्ठी पीक्स आ रही हैं, इसको आप फिल वक्त एक कंसिडर करो, और इसको जो है ना वो आप फिल वक्त एक कंसिडर करो। तो आपके स्पेक्ट्रम में क्या है, आपके स्पेक्ट्रम में दो पीक्स जो है ना वो शो हो रही हैं, ठीक है। लेट्स से इसकी बात कर लेते हैं, उसको उसमें थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेशन है, वो एग्जांपल हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक पीक यहाँ शो हो रही है और एक पीक क्या है, यहाँ शो हो रही है, ठीक है। तो ये इथाइल क्लोराइड का जो है ना वो क्या है, स्पेक्ट्रम है। अब कौन सी पीक किस को बिलोंग करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। फन लिखे तो सही बताता हूँ, देखो मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाले होते हैं, राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये जो ग्रुप है, इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन इसके साथ जो लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो मतलब ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ है ये शिफ्ट ज्यादा करेगा, तो ये वाला जो CH2 है वो इधर आएगा, ये CH3 जो है ना वो क्या आएगा, इधर आएगा। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इरेज ऑल एवरीथिंग, ये पीक होगी बेटा CH3 की और ये पीक होगी CH2 की। क्यों, क्योंकि ये CH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ लगा हुआ है और ये कंपैरेटिवली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ लगा हुआ है। तो जितना विदड्रॉइंग होगा उतना ही इस तरफ आएगा, उतना ही खब्बे तरफ आएगा। सो कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा उम्मीद है। बाकी यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो हम जरा देख ले लेते हैं कि द स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल क्लोराइड शोज अ पीक इक्विवेलेंट टू द 3 अलाइक प्रोटोन ऑफ मिथाइल। अलाइक का मतलब तीनों एक जैसे हैं, तीन प्रोटोन है इसके एक जैसे। कितने पे है जी, 1.5 पे, जो पहली मैंने कहा था पहले वाले पीक है। और एनदर जो है वो क्या है, 3.5 पे, कोरस्पॉन्डिंग टू 2 सिमिलर प्रोटोन ऑफ मिथाइलिन। मिथाइलिन कहते हैं CH2 को, ठीक है। 2 proton that absorb at 3.5 are more near to high electronegative chlorine, जो कि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है या बर्दाश्त कर रहा है या फेस कर रहा है, मोर डी शील्डिंग एज कंपेयर टू पहले वाला। अब ये डी शील्डिंग क्या होती है, ये सारा कंसेप्ट क्या है, बस आप ये जो मैंने बताया भाई इसको याद रख लें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। विथड्रॉइंग, डोनेटिंग, बात खत्म। सो एग्जाम्पल है जी, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एग्जाम्पल, सॉरी। हाउ मेनी पीक्स डू यू एक्सपेक्ट इन द प्रोटोन ऑफ बेंजीन। हाँ भी बेंजीन में क्या करोगे, बेंजीन में सारे बेंजीन के जो प्रोटॉन हैं क्या उनका इन्वायरमेंट एक जैसा है। सर ये इन्वायरमेंट का मुझे नहीं समझ आता, आप मुझे ना सिंपल तरीकाकार बताएं इन्वायरमेंट का क्या होता है। भाई सिंपल तरीकाकार ये है, दो हाइड्रोजन को अगर आप देखें कि वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, कोई भी ग्रुप लगा दो, क्लोरियो लगा दो, ब्रोमो लगा दो, OH ग्रुप लगा दो, अगर दोनों जगह पे लगाने से उसका नाम एक ही रहता है तो वो इक्विवेलेंट है। बस देखो कैसे, मैं अगर इस को हटाऊं, यहां लगा दूं क्लोरीन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। अच्छा मैं इसको नहीं हटाता, मैं इसको हटा के यहां क्लोरीन लगाता हूं,
उधर से हटा देता हूं, ये क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब है कि क्लोरो में इस पे लगाऊं, क्लोरो में इस पे लगाऊं या किसी भी एक जगह पे लगाऊं, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ही रहेगा इक्विवेलेंट। मजा आया ना? कहीं भी हाइड्रोजन लगा दो, किसी भी हाइड्रोजन को आप निकाल लो, ग्रुप लगा दो, कोई क्लोरो ब्रोमो लगा दो, नेम लिखो, आईयूपैक नेम लिखो, सेम मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, नहीं सेम मॉलिक्यूल डिफरेंट, बस। तो इसमें सारे इक्विवेलेंट हैं, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड पीक आएगी वो एक ही आएगी। कहां पे आएगी? वो 7 से ऊपर आपके पास 7.2 पे एक सिंगलेट पीक आएगी, और वो 6 हाइड्रोजन की पीक आपके ऐसे करके आएगी। So, next है जी, why the peak of two proton attached to alpha carbon of ethyl chloride have greater shift than ethylene group of ethyl chloride? वो कह रहा है कि भाई हमारे पास भाई साहब का जो सवाल है वो ये है कि इस केस में जो ये वाली पीक है उसमें शिफ्ट ज्यादा हो रही है इन दोनों की बनिस्बत जो है इसके। रीजन बताएं। ठीक है, रीजन लिखी हुई है कि OH जो है वो क्या होता है? अल्कोहल होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, ज्यादा करता है देन प्रोटॉन्स इन इथाइल क्लोराइड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों केसेस में होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है और ये भी होता है। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन क्लोरीन, जिसकी बेस पे सारा काम हो रहा होता है। तो ये अंडरस्टूड है कि भाई उसमें ऑक्सीजन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन उसको अपनी तरफ खींच रहा है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी दखल है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपके पास आ जाएगा। गिवन इज एन HNMR, वैसे H1 लिखते होते हैं, H अकेला नहीं नहीं लिखते, ठीक है बेटा, H1 हमेशा लिखते हैं क्योंकि H2 भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑफ द ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें 4 हाइड्रोजन है, 10 ऑक्सीजन है, 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। डिड्यूस द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय H1NMR। तो एक तो बेटा आपके पास ये 4 चीजें कुछ लगी हुई हैं, ये 3 पॉइंट लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि इसमें 2 तरह के जो है ना वो क्या है आपके पास कोई सिस्टम मौजूद है। अब हम देखते हैं कि वो सिस्टम कौन सा जो है ना मौजूद है। तो अगर इसको देखा जाए तो हमें ये पता है कि 2 तरह के प्रोटॉन हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। बता देता हूं। देखो, एक हमारे पास क्या था, इस तरह का था पीक। एक हमारे पास इस तरह की पीक थी। दो दो पीक्स हैं। पहली पीक जो है इसमें और इसमें जो है ना हमें एक चीज पता लगी है कि भाई इसमें दो टाइप ऑफ क्या है जी, हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं। तो हमारे पास कार्बन कितने हैं बेटा? 4। तो अगर मैं इनके साथ हाइड्रोजन लगाना शुरू कर दूं, लेट से लगा लेते हैं, पहले हम ना आइसोमर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। CH3 CH2 H2 H2, और यहां पे क्या आएगा? O और H। मालिक्यूलर फार्मूला क्या है जी उसका? उन्होंने दिया हुआ है हमें C4H10O दिया हुआ है। हाँ, तो ये कितने बनते हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 बन गए, वेरी गुड। अब ये 10 बने हैं तो इसमें क्या है जी, एक मॉलिक्यूल ये हो सकता है, लेकिन इसमें OH की अलग से पीक इधर आती है। OH की एक हाइड्रोजन की पीक नहीं आई। इसका मतलब जो ये अभी हमने मॉलिक्यूल बनाया है, ये अभी हमने जो मॉलिक्यूल बनाया बेटा, इसमें OH की पीक नहीं आई। ये 4 तरह के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये 4 तरह के डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास नहीं आए, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? इसका कोई आइसोमर हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? कोई आइसोमर हो सकता है। अब उस आइसोमर की तरफ चलते हैं। तो अल्कोहल का आइसोमर क्या होता है? अल्कोहल का आइसोमर अल्कीन टाइप हो सकता है। जरा चेक कर लेते हैं। मैं आपको ना पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ये आंसर लिखा हुआ है क्योंकि मैं ज्यादा लिखने पे टाइम नहीं जाया करूंगा, खाली समझा रहा हूं आपको। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि CH आ जाए, डबल बॉन्ड
CH2 आ जाए और यहाँ पे OH आ जाए। ठीक है, कोई हम खा तो नहीं गए? हम्म, हम शायद खा गए। एक, दो, तीन, चार। इनोल टैब हमने बनाना था, नहीं इससे नहीं बनेगा। इससे इनोल टैब नहीं बनेगा, वो हमारे एल्डिहाइड से बनता है। अच्छा, इसका दूसरा आइसोमर जो है ना, हमें फिर फाइनल प्रोडक्ट ही बनाना पड़ेगा, CH2। हम ऑक्सीजन को अंदर ले आते हैं और बाहर जो है ना वो CH3 को ले आते हैं। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी चार किस्म के, एक, दो, तीन और चार किस्म के आपके पास ग्रुप्स आने चाहिए। तो हमारे पास चार किस्म के ग्रुप नहीं, हमारे पास दो किस्म के ग्रुप हैं। फिर क्या होगा जी, फिर हमें अल्टीमेटली मजबूरन इस स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। अब इस मॉलिक्यूल में, इसको मैं यहां ड्रॉ करता हूं, इस मॉलिक्यूल में बेटे क्या है, ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल। पहले तो ये अंडरस्टैंड करें सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्रिकल का मतलब कि लाइन दरमियान में लगाई तो इस तरफ वाले और इस तरफ वाले सेम है। तो मतलब जो चीज इस मॉलिक्यूल के इस पार्ट की होगी वो चीज उस मॉलिक्यूल के उस पार्ट की भी होगी। यानी कि ये दोनों क्या है बेटा, ये सेम है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों भी सेम है, क्योंकि इन दोनों का इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। इन दोनों का भी इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। जो मैंने फार्मूला बताया वो लगा के चेक कर। अगर बेटा इधर क्लोरीन लगाओगे, ये बनेगा 1 क्लोरो इथाइल। इसके साथ आगे जो है ना वो इथाइल ईथर आ जाएगा। इधर अगर एक क्लोरीन लगाओगे तो ये भी 1 क्लोरो इथाइल इथाइल ईथर आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या 1 क्लोरो इथाइल इथाइल इथाइनोवेट हो जाएगा, वो जो भी है हम उसको तरफ नहीं जाते। आपको बस समझाना था कि क्लोरीन इधर लगाओ या उधर लगाओ एक ही स्ट्रक्चर बनता है, इधर लगाओ एक स्ट्रक्चर बनता है, ये केमिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला से आइसोमर्स निकाले, उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स, हमें कुछ नहीं पता ये चार लाइनें क्या हैं, तीन लाइनें क्या हैं, हमने नहीं पढ़ा। हमें ये पता है कि दो ग्रुप्स, दो क्या है ग्रुप्स हैं, तो दो ग्रुप्स के लिए दो किस्म के कार्बन के साथ हाइड्रोजन होने चाहिए, बस। तो हमने निकाल लिए, ऐसे करके निकाल लिए। अब इथॉक्सी इथेन इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। इथॉक्सी इथेन से उन्होंने स्टार्ट किया और वही स्टार्टिंग पॉइंट था, वही बात निकली, पॉइंट भी वही निकला। तो यह हमारे पास दो, अब ये हमारे पास है नहीं ना, देखो इधर उन्होंने मेंशन तो नहीं किया हुआ ना, इधर उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि ये दो है वो तीन है। हमने खाली ग्रुप्स देखे कि दो तरह के ग्रुप्स हैं। अगर तो वो लिखते ना कि इसकी दो है इसकी तीन है, तो फिर तो ये लो रेजोल्यूशन का बनता था। ये लो रेजोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये आपके उसमें है नहीं है असेसमेंट में। सो हमने ए बी को हमने कंसिडर कर लिया, फिर अपना स्ट्रक्चर भी निकाल लिया और इसकी बेस पे हमने सारा कुछ निकाल लिया। अब ये 1 to 1 क्या होता है, 1 3 3 1 क्या होता है भाई, आपको मैंने नहीं पढ़ाया तो अभी तक नहीं पढ़ना, वापस आऊंगा इस पर, डोंट वरी। थोड़ा बहुत समझ आ गया ना कि ये किस स्ट्रक्चर से हमने निकाला। चलते हैं आगे। इन्वायरमेंट ऑफ अ गिवन प्रोटॉन, हाँ मल्टीप्लिसिटी। क्या है जी, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, मल्टीप्लाई होना, इतना तो पता है ना भाई। आप कौन से कपड़े पहन के निकलें, किस गाड़ी में निकलें, कब निकलें, अक्सर पड़ोसियों को पता होता है। ठीक है, इसलिए पड़ोसियों से आपके पूछते हैं लोग आके। उसी तरह जो इन्वायरमेंट होता है, ये आप कह लें कि ये नेबरिंग प्रोटॉन की बात हो रही है, किसकी, नेबरिंग प्रोटॉन। अब नेबरिंग प्रोटॉन का मतलब क्या है कि CH3, ये तीनों तो क्या है भाई, एक जैसे हैं, हम तो भाई एक घर में रहते हैं, हमें तो मसला नहीं है। प्रॉब्लम इनका है, ये जो साथ वाले हैं ना, इस इक्विवेलेंट प्रोटॉन को एनवायरमेंट हम नहीं कहते। जो इसके साथ लगे हुए ग्रुप है ना, ये इसके नेबरिंग प्रोटॉन है। इन नेबरिंग की बेस पे इसका जो सिग्नल है वो डिवाइड होता है, टूटता है। इसकी जो पीक एक आती है, वो उसकी बेस पे वो पीक दो भी हो सकती है, वो पीक तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। सो ऑल द हाइड्रोजन एटम अटैच टू सेम कार्बन हैव अ सेम एनवायरमेंट, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन एटम ऑफ डिफरेंट कार्बन कैन आल्सो हैव सेम एनवायरमेंट इफ द कार्बन एटम आर बॉन्डेड।
मैंने निकालने के लिए रूल बता दिया, हाइड्रोजन वहां पे क्लोरीन लगाओ, उसका नाम निकालो, पता लग जाएगा। इफ देर आर नो हाइड्रोजन ऑन द एडजेसेंट एटम देन द रेजोनेंस सिग्नल इज सिंगल। कोई है ही नहीं, तो आप बिल्कुल सिंगल हो, स्टेट सिंगलेट। लेकिन अगर एक भाई साहब आ गए सा पड़ोस में, तो वो आपके सिंगल को डबल कर देंगे। अगर दो आ गए तो वो ट्रिपल कर देंगे, तीन आ गए तो वो चार गुना कर देंगे। मतलब जितने पड़ोस में होंगे उतना एक जमा कर लो। इफ देर इज वन हाइड्रोजन ऑन द एडजेसेंट एटम द रेजोनेंस विल बी स्प्लिट इनटू टू पीक्स ऑफ इक्वल साइज, उसको डबलेट कहते हैं। अगर दो आएंगे तो वो तीन में आ जाएगा, ट्रिपलेट कहते हैं। इसको समझाता हूं, इसको फिल वक्त ना रोक के, मतलब यहां पे आपको मैं सिंपल समझा लूं पहले, फिर आपको समझ आएगी। देखो भाई, ये क्या है, मीथेन। कितनी पीक्स आएंगी इसकी, सारे एक जैसे सारे हाइड्रोजन लगा दो, एक पीक आएगी। तो ये आएगा, ये भाई साहब आएगा एज अ सिंगलेट, एक पीक आएगी। लेकिन अगर मैं यहां पे क्लोरीन लगा दूं तब भी इन तीनों की एक ही पीक आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से फर्क पड़ता है, याद रखना, हाइड्रोजन को क्लोरीन से फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने ये किया कि मुझे जो ना वो गुस्सा आया कि मैंने इसके साथ साथ वाले कार्बन पे एक और हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये एक और हाइड्रोजन इसको तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन लगाया तो मल्टी प्लस वन कर देगा। तो जो एक सिग्नल आ रहा था, अब वो सिग्नल कितने हो जाएंगे, अब वो सिग्नल हो जाएंगे दो। फॉर एग्जाम्पल, किधर गया एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन था, यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे हाइड्रोजन था, साथ वाले हाइड्रोजन पे मैंने कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, इसमें क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन लगा दिया। अब ये एक हाइड्रोजन इनको, इन तीनों को तंग करेगा। अगर तुम अभी तक सिंगल हो, डबल हो जाओ, तो ये क्या हो जाएंगे, डबलेट की सूरत में आ जाएंगे। अब जो डबलेट की रेशो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी रेशो का मतलब होता है हाइट, जो हाइट है ना वो हाइट, ये पूरी पास्कल ट्राइंगल होती है, करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि इसकी हाइट कितनी होती है। इसकी हाइट होती है 1:1, बराबर दो है, दोनों एक जगह पर, ठीक है। फिर जो आता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में आती है 1:2:1। फिर आता है जी क्वार्टेट 1:3:3:1। ठीक है, वो सारा एक कंसेप्ट है, पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। हमें ये पता है कि भाई हमारे पड़ोस में कोई एक हाइड्रोजन आ गया तो वो हमें डबल कर देगा, दो हाइड्रोजन आ गए ट्रिपल कर देंगे, चार हाइड्रोजन आ गए हमें डबल कर देंगे, मतलब 4 टाइम हमें कर देंगे। सो जहां पे तीन हाइड्रोजन आए तो 4 टाइम कर देंगे, सॉरी। तो यहां पे क्या है, तीन हाइड्रोजन आए तो इसको जो है ना वो क्या कर दिया, क्वार्टेट कर दिया। डबल नहीं कहना, इसको हमने क्वार्टेट कर दिया। डबलेट, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट हमने दोनों कंडीशन में देख लिया कि अगर हाइड्रोजन इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, तो एक बार ट्रिपलेट आएगा। और फिर हमने क्वार्टेट भी देख लिया, 1:3:3:1। अंडरस्टूड है, कोई मसला तो नहीं है, तो कमेंट्स कर दें, डिस्कस कर लेंगे। सो अब यहां पे जो, हाँ, थोड़ा आया ना स्वाद, वापस आओ, चलो वापस चलो, सीधी तैसी होने इन्हें दी, एना मार दी। हाँ भाई, किसका एना मार है, एक्स का, यार। CH3, CH2O, CH2, CH3, हाँ भाई, ये जो CH3 है और वो जो CH3 है, ये दोनों बराबर हैं। ये तो बराबर कैसे हैं, हमने क्या किया, हमें नहीं पता लग रहा था, हमने क्लोरीन लगाया, इधर क्लोरो लगाया, कंपाउंड का नाम सेम बन रहा था, इधर क्लोरो लगाया, कंपाउंड का नाम सेम बन रहा था, बस मारो गोली। लेकिन अब जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, ये क्या है बेटा, कितने हाइड्रोजन हैं, कितने आदमी थे, दो। तो इस दो की वजह से इन भाई साहब की जो स्प्लिटिंग होगी वो कितने में होगी, तीन में। कितने में होगी, कितने में होगी, तीन में। आ गया स्वाद। तो इसका मतलब इस CH3 का यहां पे जो
तीन लाइन आई हैं, इस तीन को हम कहते हैं ट्रिपलेट। क्लियर हो गया? अब इस CH3 को देखो, इस CH3 में कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो ये 3 इसको क्या कर देंगे? CH2 को क्वार्टेट कर देंगे, चवल नहीं कहना, क्वार्टेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये यहां पे क्वार्टेट की सूरत में आएगा। तो ये 4 क्वार्टेट है, ये 3 ट्रिपलेट है। अब आपको मसला ही नहीं है। मजा आया? हाँ, ये मजा आगे भी हम जाके देखते हैं। इधर देख लिया, सारा कुछ आपको अंडरस्टैंड हो गया। सो प्रोटॉन एक्सचेंज बाय D2O, जब हम पानी के बजाय D2O यूज करते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी ऐसा ग्रुप होता है तो उसमें इस तरह का D आ जाता है। तो ये जो NMR पे सम टाइम हाइड्रोजन नहीं शो हो रहा होता, वो इस ड्यूट्रियम की वजह से नहीं शो हो रहा होता, वो NMR इनएक्टिव होता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ड्यूट्रियम ऑक्साइड्स हैं वो क्या करता है, D2O ये उसके हाइड्रोजन को निकाल लेता है और वो NMR इनएक्टिव हो जाता है। हाँ भाई, अब हाउ मेनी peaks do you expect in the NMR of acetone if it is a single peak? Describe the reason. अच्छा, वो कहता सिंगल पीक है, रीजन क्या है? भाई साहब, अब तो बच्चे बच्चे को पता है, अब तुम क्या पूछोगे? ये बच्चों, क्यों सिंगल पीक आती है? सर जी देखें, अगर हमें इन दोनों CH3 को देखूं कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, मैं इसको इसको एक क्लोरीन लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो इसका नेम वही होगा, इसका नेम वही होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। अगर इक्विवेलेंट है तो एक सिग्नल आएगा, अगर इक्विवेलेंट है तो क्या होगा? एक सिग्नल आएगा, सिंगल पीक आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक सिंगल पीक स्क्रीन से आ जाएगी। हाँ, रिलैक्स हो गया ना? सो हाइड्रोजन की बात हो रही है। What would be the difference between proton NMR of ethyl alcohol? और वो हमने बात कर ली पहले। ये अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट असेसमेंट में से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकता है। वाई द केमिकल शिफ्ट ऑफ OH इन अल्कोहल ग्रेटर? वो शिफ्ट ज्यादा क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। सारा कुछ एक ही बात है। By using the information given in C13 NMR of the hydrogen, why answer the given question? भाई, पढ़ा ही नहीं है C13 NMR, हमें क्या पता? जम्मन तो पहले निकला था ना, पूछो। सो अभी हम C13 NMR पढ़ेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चन को हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? इंशाल्लाह मजा आया होगा अगर आपने सारा कॉन्सेप्ट सुना है तो। C13 NMR, शरीफ NMR, कोई ये मल्टीप्लिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। होता है, वो बड़े लेवल पे होता है, मारो गोली। आपके लेवल पे भाई कोई सा का चक्कर नहीं होता, कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं होती, सीधी सीधी सिंगल सिंगल। आप भी सिंगल, प्रोटॉन की लाइनें भी सिंगल, कोई मसला ही नहीं। आता थोड़ा उस्ताद भी सिंगल। ठीक है, कार्बन 13 NMR जो है वो क्या है? कार्बन 13 में प्रॉब्लम क्या होती है? कार्बन 13 आइसोटोप जो है ना, वो थोड़ी मिकदार में होता है, छोटू सी, मतलब 1% होता है। पूरे सैंपल में 1% कार्बन 13 है, इसलिए ये लॉन्ग टाइम लेता है प्रोसेसिंग में। हमें कभी 4 घंटे लिखने पड़ते हैं, कभी 5 घंटे। हाइड्रोजन 6 मिनट में हो जाता है। हाइड्रोजन तो प्रोटॉन NMR होता है ना, 6 मिनट का कहाँ बात है। जाओ NMR रन करो, 6 मिनट बाद रिजल्ट आ गया, बात खत्म। कार्बन 13 समटाइम ओवरनाइट भी करना पड़ता है, क्योंकि ये लेस अमाउंट में होता है, इसलिए ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है। ठीक है, कार्बन 12 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है जी, कार्बन 12 बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें NMR इनएक्टिव है। NMR इनएक्टिव है कार्बन 12। सो सारी कहानी वही है, कोई नई चीज नहीं है, वही स्पिन फ्लिपिंग होती है। कार्बन 13 वन मैग्नेटिक अलाइनमेंट टू अदर होता है, वो सारा कुछ वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। केमिकल शिफ्ट इसकी होती है, ये यहाँ पे 0, इसका भी क्या होता है? अ पीक ऑफ शिफ्ट ऑफ 60 इज सेट टू बी डाउन फील्ड ऑफ TMS। ठीक है, तो ये 60 मतलब है कि वो डाउन फील्ड अप फील्ड की, यहाँ बताना पड़ेगा हमें। डाउन फील्ड अप फील्ड का जो कंसेप्ट है ना,
आप इसको ये समझ लो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो डाउन फील्ड, डोनेटिंग ग्रुप लग गए तो अप फील्ड। छोड़ो, दफा करो इस कंसेप्ट को, इतने लांजे पाले में, छोड़ो दफा करो। हमने क्या कहा भाई, सिंपल, हम हमारे पास कोई ना कोई क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है सिमिलर टू हाइड्रोजन, प्रोटॉन एनएमआर। इसकी 0 से शुरू होती है लाइन और 240 तक आती है। इसमें सारे सिंगल पीक्स आते हैं, और इसमें भी एग्जैक्ट वही कंसेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो लेफ्ट साइड पे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो राइट साइड पे आएगा। और जितना ये लेफ्ट राइट जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जीरो, जो टीएमएस है वो उसकी केमिकल शिफ्ट कहलाएगी। आई मीन लंबे छोटे चक्कर में पड़े हुए हो यार, ठीक है। हाँ, अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आ जाता है, सिमेट्रिकल का मतलब मैंने ओ के दरमियान लाइन ड्रा की थी, तो उसके कार्बन जो हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। वो तो अंडरस्टूड सी बात है, हमें पहले भी देख लिया। प्रॉब्लम है, लेकिन याद करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है, याद करना पड़ेगा भाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, कोई मसला नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हेट्रोएटम, अल्कीन और बेंजीन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और बरादरी सारी बात खत्म। दोबारा सुन लो पीछे करके। पहले क्या है जी, टीएमएस है, द स्टैंडर्ड जीरो पे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले, मतलब मिथाइल, फिर CH2, फिर CH अकेला, फिर क्वाटरनरी, फिर आपके पास, यार ये की क्या खैर है, चलो डाल देते हैं क्वाटरनरी को। फिर आपके पास आयोडीन के साथ ब्रोमीन के साथ, ये विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर नाइट्रोजन उस रेंज में आता है, डबल बॉन्ड, और ये 100 से ऊपर से लेके ना तकरीबन 100 से 150 150 तक जो भी आपके पास है वो डबल बॉन्ड आता है, और यहीं पे ही बेंजीन के बॉन्ड आते हैं, कार्बन आते हैं सॉरी। फिर नाइट्राइल आता है बेटा, फिर आपके पास सॉरी सी डबल बॉन्ड एन आता है, शिव बेस, नाइट्राइल आता है, फिर बाकी ग्रुप्स आते हैं। सो 4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है जी आपके पास सिंपल, आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की। फिर है कैटेगरी हीट्रो एटम की। फिर कैटेगरी है अल्कीन और बेंजीन और अल्काइन की। फिर कैटेगरी है जी कार्बोनिल वाले रिश्तेदारों की। बस खत्म, हमें लंबी चौड़ी डिटेल में क्या पढ़ना है, बाकी ये सारी कुछ डिटेल बताई हुई है जी। अब एग्जांपल कौन सी लिए, एग्जांपल लिए जी एथानॉल की। किसकी एग्जांपल लिए जी, एथानॉल की एग्जांपल लिए। एथानॉल की एग्जांपल अगर मैं देखूं, पहले तो बच्चे बताओ हाइड्रोजन क्या होगा इसका, प्रोटॉन एनएमआर क्या होगा। प्रोटॉन एनएमआर में यहां पे एक प्रोटॉन ये वाला आएगा, वेरी गुड, एक प्रोटॉन ए, दूसरा प्रोटॉन बी, तीसरा प्रोटॉन सी। तो ये कहां पे आएगा, CH3। पहले किसकी ग्रुप आएगा, पहले आएगा CH3, CH3 का क्या आएगा, CH3 का आएगा ट्रिपलेट। फिर क्या आएगा, CH3 का ट्रिपलेट क्यों आएगा, क्योंकि ये CH2 इसको क्या कर रहा है, हाँ, अपने हाइड्रोजन की वजह से मल्टीप्लिसिटी नहीं आती, पड़ोसियों के हाइड्रोजन की वजह से आ गया। वो सलमान साहब के बेटे को देखो ना, वो FSC में टॉप कर गए, तुम क्या करते हो। तो वो सलमान साहब के बेटे को देखना है आपने, उसके मुताबिक अपने आप को ये करना है। सॉरी वो लहजा खराब कर दिया था मैंने। सो ये क्या है कि ये इस तरह जो है वो होता है। फिर CH2 का आएगा, CH2 थोड़ा सा बाहर जाके, भाई साहब इसको देखे ना, ये अब आप इसको खुद ड्रा कर सकते हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, नहीं ड्रा कर सकते तो लेक्चर दोबारा देखो बच्चा, उस्ताद कर लेना तो तुझसे भी कर ले सो। इन एथेनॉल प्रोटोन एनएमआर हमने बना लिया, प्रोटोन एनएमआर हमने बना लिया। अब कार्बन एनएमआर, कार्बन कितने हैं भाई, दो, एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन वो वाला। डेफिनेशन वही पुट करनी है, ग्रुप लगाओ, अगर वो नाम
सेम आता है तो कार्बन सेम है, बात खत्म। इसमें कितने कार्बन है जी? दो। एक ऑक्सीजन से अटैच है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है, ये हाई पीक पे आएगा। और ये जो है वो क्या है, ये सिंपल CH3 है तो ये लो पीक पे आएगा। लो मतलब इस साइड पे आएगा। तो अब लिखा हुआ है कि भाई साहब एक जो है ना वो क्या आता है, 18 पे आती है और एक 58 पे आता है। तो आप बताएं कौन सा है यार, आपको तो पता ही लग गया अभी। हाँ। हाँ भाई, आ गया स्वाद। तो ये क्या है, CH3 कहां पे आ रहा है? इधर आ रहा है। कहां पे आ रहा है? इधर। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ अटैच है, क्योंकि ये अल्काइल है। ठीक है। अब ये क्या है, ये हिट्रो वाले कैटेगरी में आ गया। अब ये थोड़ा सा खींच के 59 सम 58 पे आएगा, सॉरी 58 पे आएगा। और ये 18 पे आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब क्या ये हाइड्रोजन सेम थे? जी सर, हाइड्रोजन तो सेम थे, इसे हमने एक पीक कहा था। इसका मतलब है इसके कार्बन भी जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों कार्बन की पीक एक जगह पे आएगी 30.8 पे। तो ये कार्बोनिल, क्योंकि ये बरादरी चौथी बरादरी से बिलोंग करता है। चौथी बरादरी की ये वाली। ठीक है। ये कार्बन किससे बिलोंग करता है? फोर्थ कैटेगरी से। तो इसका कार्बन क्या आएगा, इस रेंज में आएगा। तो इसलिए इसका कार्बन 206 पे आ रहा है। ठीक है जी, अंडरस्टूड हो गया, समझ आ गई, बेस्ट हो गया। चलते हैं जी आगे। इन C13 number each unique carbon environment in a molecule give a separate peak. Number of peak in a spectrum correspond to number of chemically different carbon. अच्छा, चार लाइनों का मतलब चार डिफरेंट कार्बन। ये प्रोटॉन प्रोटॉन से इसमें मुनफरिद बात है। प्रोटॉन में क्या है कि वो ऐसे ऐसे जंगल बन जाता है, वो सर जी ये क्या हो गया। इसमें क्या, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, चार लाइनें चार डिफरेंट कार्बन, पांच लाइनें पांच डिफरेंट कार्बन। ठीक है। स्टेप्स टू प्रोडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स। अब शहजादे हो गए हो, अब ये आप बस एक दफा रीड कर लो, कसम से आपको मजा आ जाएगा। देखो स्टेप्स में क्या लिखा हुआ है, पहले मिथाइल ग्रुप को देखें, फिर मिथाइलिन ग्रुप को देखें, फिर OH ग्रुप को देखें, फिर देखें कि ये क्या कितनी पीक्स आ रही है। एक पीक इसके लिए, एक पीक इसके लिए आ रही है और एक पीक उसके लिए आ रही है। दो पीक्स आपके पास शो हो रही हैं। दो पीक्स आपके पास शो हो रही हैं, एक्सपेक्टेड पीक आपके पास आ रही हैं। कार्बन की बात कर रहा है, ठीक है बेटा, ये सारा कार्बन को प्रेडिक्ट करने के लिए बात कर रहा है, इसलिए मैं दो पीक कहा है। ठीक है। कितने कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन की बात कर रहे हैं, दो कार्बन है, ये दोनों कार्बन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन एटम डज नॉट अपीयर डायरेक्टली इन C13 NMR, तो इसलिए C13 नहीं। फिर एसीटोन की बात करें तो एसीटोन में क्या है जी, एसीटोन में कार्बन तीन है लेकिन दो कार्बन एक जैसे ही हैं, तो ये सेम कार्बन है, इसलिए से वन कंसिडर करेंगे, इसे दो। तो ये बोथ कार्बन आर सेम, वन पीक वन पीक। फिर स्पेक्ट्रम में भी है। ब्यूटेन में कितने जी? ब्यूटेन जो है ना वो सिमेट्रिकल है। ब्यूटेन क्या है बेटा, ब्यूटेन सिमेट्रिकल है। थोड़ा सा शुक्र है उन्होंने बता दिया। ब्यूटेन क्या है, सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये वाला एक जैसे ये वाला और ये वाला एक जैसे हैं। इसमें भी दो तरह के कार्बन हो गए। अंडरस्टूड है, बेस्ट हो गया। बेंजीन में सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म में। तो ये बेंजीन का जो है ना एक ही तरह का छह के छह कार्बन एक तरह के होंगे, वन पीक आएंगे। अच्छा वो हमने पढ़ लिया था ना, नहीं पढ़ा था ये वाला। By using the information in C13MR, the compound Y answer the given questions. एक इधर है, हाँ बहुत अच्छा गेस किया आप लोगों ने, तो ये वाला कंपाउंड है। यहां पे है तो मतलब कोई CH3 टाइप ग्रुप है। यहां पे है तो कोई हो सकता है कि CH हो या फिर कार्बन के साथ कोई ना कोई ग्रुप लगा हो या कुछ भी लगा हो। ये हमें प्रेडिक्ट करना है। ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ पीक्स को गिनो, एक दो तीन। फिर यार इसको यहां से कर लेते हैं, टाइम जाया होगा। सो देर आर पॉसिबली थ्री कार्बन, क्या होगा जी, तीन कार्बन है। फिर व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट ऑफ CH3 कार्बन, तो पॉइंट ए है भाई, वो हमें पहले से पता है। द केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन अटैच टू टू ऑक्सीजन एटम रेंजेस फ्रॉम दिस, तो वन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू टू ऑक्सीजन एटम। वन, कैन यू टेल
बेसिकली वन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू टू ऑक्सीजन एटम, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसकी दूसरी बिगड़ी हुई शक्ल ये वाली है, ठीक है। तो इस केस में भी आप का जो कंपाउंड है वो इस रेंज में आता है। ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड वाई, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बेटा इसका जो ना वो ये है, मैंने क्या कहा था, इसकी बिगड़ी हुई शक्ल वो है, इसलिए उसने वो सवाल थोड़ा सा गंदा करके पूछा हमसे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपके पास आ गया। तो ये कार्बोनिल का रिलीजन है ना, हमने पहले कहा था रिलीजन किसका है जी, कार्बोनिल का। तो कार्बोनिल का रिलीजन हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। तो CH2 CH3 कार्बोनिल, उसके साथ और कई हो सकता है, OH या कुछ और ग्रुप लगा सकते थे, ठीक है। सो दो कार्बन के साथ ऐसे भी जुड़ा हो सकता है ना, कि ये ऐसे भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो सकता है, ठीक है। जो उसने बात की है वो सही की है, मैं उसको थोड़ा सा गलत एंगल से ले गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट उसने बता दिया था, जिसकी बेस पे हमने ओवरऑल उसको निकाल लिया। HDI आपने यहाँ नहीं पढ़ा, वो सिलेबस में नहीं है। सो अभी तक हमने सारा कुछ देख लिया, ये भी देख लिया। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन एथॉक्सी इथेन। डाइथाइल ईथर भाई हमने पढ़ लिया है पहले, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आपको मैं बताऊं तो फिर क्या ही बात है, अभी इसको हम डिटेल से डिस्कस करके आए, ठीक है। सिमेट्रिकल है, दो तरह के इसके अंदर कार्बन है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी पीक्स आएंगी। बट वाई आर द केमिकल शिफ्ट ऑफ कार्बन 13 मच ग्रेटर एज कंपेयर टू ये, क्यों, क्योंकि भाई उसका एक पूरा फिनोमेना है कि उसमें कम होती है, उसके अंदर अबंडेंस कम कम होती है, हाइड्रोजन में अबंडेंस ज़्यादा होती है, कार्बन एटम जो है उसके अंदर जो है क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, शील्डिंग डिफरेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक दफ़ा यहाँ से एक दफ़ा देख लीजिएगा।